हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंह आटिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल लागू रहने। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी एक पॉइंट पर जो कि उसके अक्ष पर हो या फिर उसके निरक्ष पर हो या फिर दोनों पर ही ना हो, यानी किसी भी लोकेशन पर हो, ठीक है। इन तीनों के लिए हमने डेरिवेशंस हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर लिए थे, ठीक है। अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आगे वाला सब आपके सिर के ऊपर से जाने वाला है, इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं ताकि सारा जो चैप्टर है वो कंसेप्चुअली आप करते हुए चले जाएं, ठीक है। चलिए, हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में बेसिक सी जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली थी और आज हम देखेंगे कि अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारे पास और हम द्विध्रुव को उठा के इस विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाएं तो उस पर कैसे कैसे बल लगेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर, देखिए डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक द्विध्रुव था, ठीक है। मान लीजिए ये -q और ये +q और दोनों के बीच 2l डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही होता है द्विध्रुव को उठा के हम इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ले गए जिसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये द्विध्रुव उठा करके यहाँ ले आए हैं, ठीक है। देखते जाइएगा, इस द्विध्रुव को हमने यहाँ पर रख दिया है, मान लीजिए इस टाइप से, ठीक है। ये 2l डिस्टेंस है, यहाँ पर ये +q चार्ज और ये -q चार्ज, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम समझेंगे इसको कि यहाँ पर इस पर किस टाइप से बल लगने वाला है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में -q पर और +q पर कैसे कैसे बल लगता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, हमने देखा था हमारे लिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। एक कांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। तो यहाँ से अगर हम बल की वैल्यू निकालेंगे, बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बल की वैल्यू हो जाएगी Q × E, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यानी कि बल का परिमाण तो ये होगा। अब हम देखते हैं दिशा को, यानी +q चार्ज पर और -q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बल कैसे कैसे लगेगा, ठीक है। तो जरा सा देखिएगा, हम डायरेक्शन के लिए देखते हैं। मान लीजिए, थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक -q चार्ज रखा है और एक +q चार्ज रखा है, ठीक है। इस टाइप से ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, ठीक है। अब देखेंगे कि इन दोनों पर कैसे कैसे फोर्स लगेगा, ठीक है। देखते जाइएगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, प्लस के लिए हम यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा विद्युत बल रेखाएं जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ होती है, ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है यहाँ पर कोई पॉजिटिव से चलकर आ रही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव के अंदर घुसती है, यानी कि ऋणावेश की तरफ होती है, ठीक है। ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ होती है और धनावेश के लिए बाहर की तरफ होती है। हमने यहाँ पर देखा था, अगर हम इस धनावेश के नज़दीक यानी धनावेश के पास में कोई +q आवेश लेकर के आए तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करता है। इसलिए इसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। उसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, यानी कि हम ये मान सकते हैं, देखिए पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है तो हम ये मानेंगे कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई पॉजिटिव से निकल रही है, ठीक है। एक बार हमने ये कंसीडर कर लिया कि कोई पॉजिटिव से निकल रही है। अगर ये पॉजिटिव से निकल रही है और हमने यहाँ पर +q आवेश लिया है, अब देखिए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इसके ऊपर जो बल लगने वाला है वो कुछ इस टाइप से लगेगा इधर, यानी कि F + Q इस डायरेक्शन में होने वाला है। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि +q आवेश पर जो बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। +q पर जो बल लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। और अगर हम -q आवेश के लिए देखें तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन दोनों की वैल्यू कितने होने वाली है, अभी हमने देखा था F = Q × E, ठीक है। तो यहाँ भी QE बल लगेगा और इस पर भी QE बल लगेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस जो है वो ऑपोजिट होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि -q आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है और +q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही बल लगता है, ठीक है। यहाँ तक ये दो चीज़ें हमने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ ली है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन पर बल कैसे लगेगा। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस पर बल लगेगा कुछ इस टाइप से,
F बराबर QE बल इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, तो इस पर लग रहा है F बराबर QE बल इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो QE बल है, राइट साइड में देखें तो भी QE बल है, यानी कि इस पर इस जो हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव पर नेट जो बल हो जाएगा F नेट वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल है, परिमाण में इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट है डायरेक्शन में, इसलिए अगर हम देखें तो इस पर नेट बल कितना है, नेट बल हो जाएगा 0। इसके लिए ये विद्युत द्विध्रुव जो है वो कोई भी स्थानांतरण जो गति है वो यहाँ पर नहीं करेगा, यानी कि ये किधर भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इस टाइप से कोई भी गति नहीं करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, यानी बल संतुलित हो जाएंगे। F बल इधर से लग रहा है, F बल इधर से लग रहा है, तो क्या इसमें कोई भी मूवमेंट होगी क्या? ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो गति कर सकता है कि ये जो पिंड है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसमें भी कोई भी स्थानांतरीय गति नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि, या ये बोल सकते हैं नो, चलिए ये बोल देते हैं स्थानांतरीय गति नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। लेकिन 11th क्लास में आपने एक बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर इस टाइप से हमारे पास देख लिए, मान लीजिए कोई छड़ है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके दोनों सिरों पर ऑपोजिट एंड इक्वल, यानी कि ऑपोजिट है डायरेक्शन में लेकिन परिमाण में इक्वल है, ऐसे कोई बल लग रहे हो तो यहाँ पर ये घूम जाती है, यानी इसमें घूर्णन आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये डस्टर है, इस टाइप से आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, एक ऐसा बल है जो इसको इधर लग रहा है, यानी इस साइड में लगने वाला एक बल है। ठीक है, मान लीजिए ये जो बल है ये इसको इधर खींच रहा है। ठीक है, और नीचे वाला जो बल है ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों बल इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लगे तो ये जो डस्टर है ये घूम जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से ये घूम जाएगा। ठीक है, दो बल है, एक इसको ये जो छोर है यहाँ पर इधर बल लग रहा है और ये जो छोर है इस पर इधर बल लग रहा है। तो अगर हम बल लगाएं तो ये क्या होगा, ये इस टाइप से कुछ मूव तो नहीं होगा क्योंकि नेट बल तो कैसा है, नेट बल तो 0 है, लेकिन ये इसको घूर्णन गति करा देंगे। ठीक है, ये क्या करा देंगे, इसको घूर्णन गति करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर देखिए इस पर बल युग्म काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसे बोलते हैं बल युग्म, और जब भी बल युग्म काम करेंगे तो यहाँ पर बल आघूर्ण काम करेगा, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, रोटेट हो जाएगा, यानी इसके अंदर एक बल आघूर्ण क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं अब बल आघूर्ण को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आपने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि बल आघूर्ण को हम लिखते हैं टॉर्क से, ठीक है, यानी कि टाउ से। ठीक है, ये होता है टॉर्क और इसको बोलते हैं हम टाउ। ठीक है, ये होता है, क्या होता है ये, ठीक है, यहाँ पर जो बल लग रहा है वो और बल की जो क्रिया रेखाएं होती है उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बल और बल की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी। ठीक है, ये 11th क्लास में पढ़ा आपने अच्छे से, अभी समझेंगे हम। ठीक है, बल और बल मल्टीप्लाई बल की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए इस टाइप से एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ठीक है, तो इनके बीच की क्रिया रेखाएं देखिए, इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। इनके बीच की ये वाली जो दूरी होगी, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये डिस्टेंस दी है, तो ये वाली डिस्टेंस और कोई भी एक बल ले ले क्योंकि ऑपोजिट है लेकिन सेम है, परिमाण सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी F बराबर QE है और यहाँ पर भी F बराबर QE है। ठीक है, तो एक तो हम ले लेंगे बल और एक ले लेंगे हम दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की एग्जैक्ट जो दूरी है। ठीक है, ये हो जाने वाला है हमारा टॉर्क। ओके, यानी कि ये हो जाने वाला है हमारा बल आघूर्ण। अब हम इसके लिए बल आघूर्ण की वैल्यू देखते हैं। देखिएगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये एक बल रेखा हो गई और एक हो गई ये वाली बल रेखा। देखिए -q पर इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, +q पर इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो बलों की क्रिया रेखाएं हो गई और बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, देखिए ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी d। ओके, ये वाली 2l डिस्टेंस थी जो है, ये क्या है, ये हमारा द्विध्रुव है। द्विध्रुव के
अंदर जो दो चार्जेस हैं उनके मध्य की जो दूरी है दैट इज 2l, और जो हमारी दोनों पर जो बल लग रहे हैं उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं, क्रिया रेखाओं के मध्य की जो दूरी हो जाएगी दैट इज d। ठीक है, और हमने ये देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे, अब मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखना है हमें, तो सिंपल सी बात है, हमने देखा था कि जो द्विध्रुव होता है उसका जो बल आघूर्ण होता है, सिंपल सी बात है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हमारा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, तो हमें रखना है इसको थीटा कोण पर। ठीक है, थीटा कोण पर रखना है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर एंगल में हम थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं और इस बार हम प्लस क्यू को ऊपर लेंगे ताकि हमें एंगल में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से थी और यहाँ पर हमने जो है हमारा द्विध्रुव रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारा द्विध्रुव रखा हुआ था। ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एंगल की जो हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन की जो सेटिंग है वो अच्छे से बैठेगी। ठीक है, और यहाँ पर हम डायरेक्शन को वापस से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बल लगता है किस पर, प्लस क्यू पर। ठीक है, तो प्लस क्यू पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी एफ प्लस क्यू होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पर लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, एफ बराबर क्यू ई, लेकिन एफ ऑफ माइनस क्यू होगा। ठीक है, अब इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं देखें। ठीक है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं देखें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स, और जो फोर्स लाइन होती है, फोर्स की लाइंस यानी कि बल की जो क्रिया रेखाएं होती हैं उनके मध्य की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये हमने डी कंसीडर कर ली। एफ हमें पता है, एफ कितना है हमारा, क्यू ई है, क्योंकि दोनों पर समान बल कार्यरत है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सी बात है, हमने देखा था थीटा कोण पर रखना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ठीक है, और हमने देखा था कि जो पी वेक्टर होता है हमारा उसकी डायरेक्शन माइनस टू प्लस जो है माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है, पी वेक्टर हमने देखा था जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्यू से प्लस क्यू यानी पी वेक्टर हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और पी वेक्टर हमारा जो है इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो हमें कंसीडर करना है थीटा, यानी कि ये वाला एंगल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल अगर हम थीटा कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि द्विध्रुव को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा है, थीटा एंगल पर रखा है। ठीक है, पहले हमने माइनस क्यू को ऊपर और प्लस क्यू को नीचे रखा था प्रीवियस डायग्राम में, तो वहां पर एंगल में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, हालांकि उससे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन एंगल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने ये वाला इजीली जो डायग्राम है वो यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारा सिंपल सा काम हो जाएगा कि हमारे पास ये वाला ट्राइंगल निकल के आ गया, ये वाला कुछ इस टाइप से ट्राइंगल निकल के आ गया, जहां पर हमारा पी वेक्टर है ये। ठीक है, ये वाला पी वेक्टर है। ठीक है, और ये वाला हमारा ई वेक्टर है, यानी कि इधर जो है हमारा ई वेक्टर है। ठीक है, बेसिकली तो देखिए सिंपल सी बात है, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हमारी 12 डिस्टेंस है, क्योंकि द्विध्रुव के जो चार्जेस हैं उनके बीच की दूरी 12 होती है, तो ये हमारी 12 डिस्टेंस होगी बेसिकली, ये हमारा थीटा एंगल होगा। ठीक है, और ये वाली हमारी जो हो जाएगी डी डिस्टेंस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो बल लग रहा है वो है हमारा क्यू ई। तो हम बेसिकली इस टॉर्क के अंदर यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है। टॉपिक का नाम ही क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हमने थीटा एंगल पर विद्युत द्विध्रुव को रख दिया तो उस पर हमने देखा कि एक बल आघूर्ण काम करेगा। बल आघूर्ण को टॉर्क से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है, उसकी वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, तो सिंपल सी बात है वैल्यू फाइंड कर देते हैं। एफ क्या होगा हमारा, एफ होगा हमारा क्यू ई। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी होने वाली है, क्यू ई के बराबर। ठीक है, तो एफ का जो मान है वो हमने रख दिया क्यू ई, और इनटू में हम रख देंगे डिस्टेंस यानी कि डी। अब हम यहाँ से डी की वैल्यू 12 की फॉर्म में निकालने वाले हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो लंब की वैल्यू यानी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस एंगल से लंब और कर्ण में रिलेशन होता है वो हमें देता है साइन। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, यहाँ पर लंब क्या है डी और कर्ण क्या है 12। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बराबर आएगा 2l
साइन थीटा, ठीक है, 2L साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम वैल्यू रखें तो टॉर्क बराबर हो जाएगा Q इंटू ई इंटू ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए Q इंटू 2L, देखिए P वेक्टर जो होता है हमारा, यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इसकी वैल्यू होती है, हमने पहले भी देखा था इसे, ठीक है। तो यहाँ पर Q और 2L इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा P, ठीक है, और E एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, PE साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए P भी एक सदिश है, ई भी एक सदिश है, और ये जो है ये दिखा रहा है क्रॉस प्रोडक्ट को, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ए क्रॉस बी यानी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हो जाता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और साइन थीटा, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो इसका रिवर्स लेके चले, ए बी साइन थीटा है तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। एक बार मैं देख लूँगी फ्रेम में तो है ना, ठीक है, ओके। सो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया बेसिकली, जो टॉर्क यानी कि जो टाउ, जो टॉर्क यानी कि जो बल आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू आ गई पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि पी और ई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे एंगल्स के साथ, यानी कि कितने एंगल पर कितना जो टॉर्क है वो रहेगा, ठीक है। डिफरेंट एंगल्स के लिए अगर हम देखना चाहें, चलो तो अब हम देखते हैं टॉर्क एट एंगल थीटा, ठीक है, यानी पर्टिकुलर थीटा एंगल्स ले लेकर के हम देखेंगे कि जब भी हम पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में डिफरेंट एंगल्स अगर हम रखते हैं तो हमारे लिए टॉर्क की वैल्यूज क्या आती है। देखिए टॉर्क हमारे पास हमने देखा अभी P क्रॉस E, यानी कि क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास ये आ गई कि अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो कुछ इस टाइप से, टॉर्क जो है वो P और E का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और इसके लिए ये क्या आ जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, देखिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है। यहाँ भी सभी के लिए हम ई वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार, ठीक है। सभी के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें रखना है हमारा विद्युत द्विध्रुव इनके बीच में इन एंगल के हिसाब से, यानी कि हमारा एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, किसके बीच में, ई और पी वेक्टर के बीच में। अब देखिए पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, पी वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज होती है -2 प्लस, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारी पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो सिंपल सी बात है, पी वेक्टर होगा हमारा, अगर हम बनाएं कुछ इस टाइप से +Q और -Q, तो पी वेक्टर हो जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से, ठीक है। पी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, यानी कि पी वेक्टर को अगर हम इस टाइप से रखें, देखिएगा यहाँ पर हम +Q रखें और यहाँ पर हम रख दें -Q, ठीक है। अब देखिएगा पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये पी वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ब्लैक से दिखा देते हैं या फिर चलिए रेड से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 देखिए साइन 90 हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा हमारा कितना है 90 डिग्रीज है, साइन 90 1 होता है, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू PE, ठीक है। ये वाला हमारा फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसके साथ ही हम पहले केस थर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम केस थर्ड सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से हमें क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पर माइनस और प्लस के लिए अब देखिए हमें लेना है थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है, यानी कि 180 + 90, ठीक है, 180 + 90 होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इस पी वेक्टर को कुछ इस टाइप से रख दें, यानी अगर हमने -Q ऊपर रख दिया, -Q ऊपर रख दिया, देखते जाइएगा क्या हो रहा है, -Q ऊपर रख दिया और +Q को हमने अगर नीचे रख दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब देखिए अब हमारी पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, पी वेक्टर की डायरेक्शन माइनस से प्लस यानी कि नीचे की तरफ होगी। ये हो जाएगा हमारा पी वेक्टर और ये हो जाएगा हमारा ई वेक्टर,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ई वेक्टर। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन देखने जाएं तो हम ये वाला एंगल नहीं कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये वाला एंगल हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें कैसे मानना पड़ेगा, ये ई वेक्टर है और पी वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। देखते जाइएगा, अगर ये वाला एंगल तब होता जब पी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पी वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो हम एंगल अगर कंसीडर करेंगे तो यूं घूम कर आएंगे, ठीक है। ऐसे घूम कर आएंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा पी वेक्टर, ठीक है। ये वाला हमारा पी वेक्टर हो जाएगा, तो एंगल हम लेंगे कुछ इस टाइप से और ये एंगल हो जाएगा हमारा 270 डिग्रीज, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एंगल यहाँ पर 270 डिग्रीज होगा क्योंकि माइनस से प्लस क्यू की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और एक जो है पी वेक्टर नीचे है, ई वेक्टर उधर है, तो हमें 90 प्लस 180 इस टाइप से एंगल हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और थीटा इज इक्वल टू 270 है, तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, PE साइन 270 डिग्रीज, ठीक है। और साइन 270 की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, तो ये हो जाएगा PE और यहाँ आएगा -1, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू -PE, ठीक है। चलिए ये वैल्यूज आ गई और हमें इनका कॉन्सेप्ट भी पता चल चुका है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, तो अब देखिए यानी कि ई वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी और पी वेक्टर की डायरेक्शन भी उधर ही होनी चाहिए। पी वेक्टर यानी माइनस से प्लस, तो दैट मीन्स हमें माइनस इधर रखना पड़ेगा और प्लस हमें इधर रखना पड़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी पी वेक्टर, ठीक है। और ई वेक्टर भी जो है हमारा वो इधर ही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में है ई वेक्टर भी, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। देखिएगा इनके बीच के इस टाइप से हम नहीं दिखाएंगे, सिंपल सी बात है कि पी वेक्टर भी हमारा इधर है और ई वेक्टर भी हमारा इधर है, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम इस टाइप से अगर द्विध्रुव को रख दें तो वो किस भी डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, यानी कि साम्य अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो इस केस को हम साम्य अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। जब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा तो इस पर कोई भी बल आघूर्ण काम नहीं करेगा, यानी कि ये कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए यानी कि वो घूर्णन नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, नेक्स्ट केस है हमारा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ई वेक्टर इधर होना चाहिए और पी वेक्टर इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ई वेक्टर तो उस डायरेक्शन में है, पी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, तो हमें करना है ई वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें प्लस को इधर रखना पड़ेगा। देखिए माइनस से प्लस है, ठीक है, तो हमें प्लस को इधर रखना पड़ेगा और माइनस को इधर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए पी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली और ई वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड में, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये हो जाएगा 180 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम वैल्यू अगर देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 180 डिग्रीज, और ये भी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर भी टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला केस और ये वाला केस दोनों साम्य अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये भी केस और ये भी केस दोनों इसके लिए साम्य अवस्था की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टॉर्क इन पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट और द्विध्रुव का सारा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम देखेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम जो है क्षेत्रफल सदिश के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, और फ्लक्स जब हमें अच्छे से समझ में आ गया तब हम देखेंगे कि गाउस का नियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश और फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ्लक्स की डेफिनेशन एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबवत ये जो है, ठीक है, ये जो वर्ड आया है लंबवत, इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हमें न हो और ये पूरी परिभाषा हमें अच्छे से समझ में आ जाए, और जब भी इनके क्वेश्चन हम लगाएं, जब भी इसके डेरिवेशन हम करें आगे, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस लंबवत वर्ड के कारण। इसलिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश को, ठीक है। सिंपल सी बात देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, तो इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसका सरफेस है
इसका जो सरफेस है, ठीक है, इसका जो पूरा एरिया है, ठीक है, इसे हम एस से लिखते हैं, या मान लीजिए एरिया को आप ए से लिखेंगे, ठीक है, ए से लिखेंगे। तो इस ए के लिए हम एक क्षेत्रफल सदिश डिफाइन करेंगे, ठीक है। ए जो है वो तो एक अदिश होगा, लेकिन इस ए के लिए हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे जो इससे लंबवत गुजरता होगा, ठीक है। इससे लंबवत ऊपर की ओर या फिर इससे लंबवत नीचे की ओर एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, इसे हम बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ए वेक्टर। यानी क्षेत्रफल के लंबवत देखने, देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये ऊपर का सरफेस ले लीजिए, मान लीजिए ये पतली सी कोई परत है, ठीक है। इस क्षेत्रफल से लंबवत ऊपर की तरफ, ये इसके लंबवत नीचे की तरफ, ठीक है। इस क्षेत्रफल के लंबवत देखना, देखिए क्षेत्रफल तो ये है, इसके ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ इस पर एक लंब डालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इससे लंबवत, ठीक है, ये लंबवत आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कोई सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर की तरफ यूं और उस सरफेस से नीचे की तरफ यूं, ठीक है, हमने एक क्षेत्रफल सदिश डिफाइन कर दिया, ठीक है। यानी कि हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसके लंबवत होगा कौन, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। यानी कि क्षेत्रफल सदिश किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत होता है, क्षेत्रफल जो हमने लिया है उसके लंबवत होगा। मान लीजिए देखिए, अगर हम इसके अंदर देखें, निर्देश तंत्र के अंदर, ठीक है, तो एक एक्स वाई प्लेन में हमारे पास हमने एक क्षेत्रफल लिया है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, एक्सेस हमने दिखा दिए हैं। एक्स वाई प्लेन में हमने अगर लिया तो उसके लिए क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो जेड में होगा, ठीक है, माइनस जेड और प्लस जेड में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी एक्स वाई प्लेन में लंबवत होगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ। यानी एक्स वाई प्लेन के लिए क्षेत्रफल सदिश पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यानी कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो प्रत्येक क्षेत्रफल के लिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए सबसे पहले इसके लिए फर्स्ट थिंग कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल, या ये कहें कि पृष्ठ के तल, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल का जो तल है, प्लेन है, के ऊपर व नीचे की तरफ होता है, ऊपर या नीचे की तरफ होता है, ठीक है, ऊपर या नीचे की तरफ होता है। अब हम ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि हम ऊपर या नीचे कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि वह सदिश लेंगे या वह क्षेत्रफल सदिश लेंगे, प्रैक्टिकल बातें देख लीजिए, ठीक है। यानी कि हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे, तो वह सदिश लेंगे जो ई वेक्टर के साथ यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ मिनिमम एंगल बनाए, के साथ न्यूनतम कोण पर हो, ठीक है, न्यूनतम कोण पर हो। जो कम एंगल बना रहा होगा वो लेंगे। अगर ऊपर वाला कम एंगल पर है तो ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाला कम एंगल पर है तो यानी कि मिनिमम एंगल जिसके पास है, जिसके साथ है, वो लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ इस टाइप से देखिएगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इस टाइप से, देखिए इस टाइप से हमारा क्षेत्रफल रखा हुआ है। अब ये इस टाइप से क्षेत्रफल है, देखिए सिंपल सी बात है, इस टाइप से हमने, देखिए फिर अच्छे से दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि यही अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए यानी कि ये क्षेत्रफल था, इसमें हमने इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से इस टाइप से और इस टाइप से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, देखिए ये क्षेत्रफल था, लेकिन क्षेत्रफल सदिश इसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होगा। ये प्लेन रखा था हमने, ये प्लेन रखा हुआ है इस टाइप से, यानी कि ये तल हमने रखा हुआ है, इससे अंदर की तरफ, यानी कि इसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दो सदिश होंगे, ठीक है। इन सदिशों में से जो ई वेक्टर की डायरेक्शन में, ई वेक्टर के साथ मिनिमम एंगल ये बना रहे हैं 0 डिग्री, तो ये वाला हम लेंगे बाहर की तरफ जो है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अगर 3D ज्योमेट्री हमारे पास, ठीक है, तो हम लेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी 3D अगर हम शेप ले तो उसके लिए हम हमेशा बाहर की तरफ वाला सदिश लेंगे, ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ वाला,
ठीक है। देखिए अभी आपको डाउट हो रहा है कि क्यों लेना है, क्यों है ये सब कुछ, लेकिन जैसे ही हम फ्लक्स और फ्लक्स की परिभाषा पढ़ेंगे, फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमने ये चीज़ क्यों की। ठीक है, एक बार ये तीनों चीज़ें नोट कर लें और उसके बाद जैसे ही हम फ्लक्स पढ़ने वाले हैं उसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से यूज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फ्लक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल सदिश हमें अच्छे से समझ में आ चुका है कि किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत होगा ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ, यानी कि विद्युत क्षेत्र में, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने कोई पृष्ठ रख दिया। ठीक है, इस टाइप से हमने कोई पृष्ठ रख दिया विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्या होती है वही कहलाती है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ये डस्टर है। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से देखिए हमने इसको रख दिया, तो इसमें से जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रॉसओवर होंगी इसके लंबवत वही होगी हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है, अब इसके लंबवत क्रॉस होने चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश लेंगे कि क्षेत्रफल के लंबवत यानी कि क्षेत्रफल सदिश के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए कुछ केसेस लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए हमने केस वन लिया जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया कुछ इस टाइप से, और पृष्ठ भी हमने बिल्कुल इसी टाइप से ले लिया है। ठीक है, केस सेकंड लेते हैं। इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से है, और यही जो पृष्ठ था उसे हमने कुछ इस टाइप से कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया, थीटा एंगल पर घुमा दिया। पहले 90 डिग्री पर था और अब हमने इसको थीटा एंगल पर घुमा दिया। घुमाने के बाद देखिए कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये था, हमने इसको यूं कर दिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ से इसके अंदर से मान लीजिए 3 जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। जैसे ही हम इसको यूं करेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे थीटा एंगल पर, तो इससे गुजरने वाली क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका एंगल चेंज करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या घट जाएगी। ठीक है, और बेसिकली हमें लंबवत गुजरने वाली देखनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि विद्युत क्षेत्र से एक तो हमें लंबवत देखनी है गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे हम फाई से दिखाते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के लिए जो हमारा नोटेशन का वे होता है, यानी कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो हमारा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस नोटेशन से, यानी कि फाई से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होता है, परिभाषा से सिंपल सी बात है कि जो फाई होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी किसी बंद पृष्ठ से। ठीक है, तो पहली बात हमें समझ में आई कि जो फाई जो होता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, सेकंड केस देखिए, जितना बड़ा हमारा एरिया होगा, जितना बड़ा उसका एरिया होगा किसी पृष्ठ का, उतनी ही तो बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी। ठीक है, तो ये जो है प्रोपोर्शनल होता है जो हम पृष्ठ ले रहे हैं उसके क्षेत्रफल के। ठीक है, 2 चीज़ें समझ में आ गई। और तीसरा फाई डिपेंड करता है, या प्रोपोर्शनल ना लिखे सीधा लिख दें कि फाई डिपेंड्स ऑन, ठीक है, निर्भर करता है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल है और यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे थीटा से। ठीक है, तो इस थीटा पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को मिला के
इन तीनों को मिला के फाई का फॉर्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है और ये हमने कोई क्षेत्रफल रख दिया है इस टाइप से, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल सदिश है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये है ए, ठीक है। अब मान लीजिए ये दोनों थीटा एंगल पर है। अब हमें देखना है क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। देखिएगा ये हमारा ई वेक्टर है और ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब देखिए क्षेत्रफल के लंबवत कौन है, ए वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में जितनी क्षेत्र रेखाएं होंगी, यानी कि इस ए वेक्टर की दिशा में जितना भी ई होगा, ठीक है, इसे ई डैश लिख लेते हैं, कि इस ई का जितना भी पार्ट इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है वही होगा हमारा फ्लक्स। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ई इंटू ए करने वाले हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ई इंटू यहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन में गुजरने वाला लेने वाले हैं, यानी कि ई डैश लेना होगा और इंटू में ए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फाई क्या होगा, फाई होगा अगर ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है, तो ए वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल के लंबवत देखना है ना, क्षेत्रफल के लंबवत देखना है। क्षेत्रफल के लंबवत कौन है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में जितनी ई की वैल्यू होगी उतना ही ई डैश हमें यहाँ पर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उनका देखेंगे कि वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में कितनी गुजर रही है, ठीक है। तो ई वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट जो है ए वेक्टर से गुजर रहा है, सिंपल सी बात है, इसको अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और इधर अगर करें तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। तो ई वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, यानी कि ई डैश बराबर है ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ई डैश लेंगे, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए, यानी कि फाई जो है, फाई हमारा क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि जो क्षेत्रफल है हमारा इस टाइप से रखा हुआ है, ई वेक्टर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, ये हमारा ई वेक्टर है, हमने क्षेत्रफल को रख दिया कुछ इस टाइप से, तो सारी की सारी क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल के लंबवत जाएंगी, यानी कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा ऑपोजिट था, यहाँ पर ए वेक्टर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में था और ई वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो हमें ई वेक्टर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में लाना था, या फिर हम ए वेक्टर को ई वेक्टर की डायरेक्शन में ला सकते हैं कंपोनेंट्स में तोड़ करके, ठीक है। ये चीज़ हमें जो है हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही हम ई वेक्टर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में लाएंगे तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हम ई डैश की जगह क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला आ जाता है ई ए कॉस थीटा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि फाई प्रोपोर्शनल होता है ई के, यानी कि ई पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, एंड एरिया पर डिपेंड करता है, और एरिया वेक्टर और जो ई वेक्टर है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश है उनके बीच में कितना एंगल है, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास फ्लक्स की जो फॉर्मेशन आती है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो फाई हो जाएगा, फाई वेक्टर हो जाएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट होता है, जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर हमारे पास एक अदिश आता है। तो ध्यान देना है कि फाई जो है वो कैसी होगी, एक अदिश क्वांटिटी होगी, ठीक है, अदिश भौतिक राशि होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई और डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें, बेसिकली ये क्या है, एक अदिश है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स एक अदिश क्वांटिटी है, ठीक है। फ्लक्स क्या होगा, अदिश होगा, जो कि ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम डिफरेंट एंगल पर फ्लक्स को देखते हैं। चलिए, तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स हमने देखा था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का, और वैल्यू क्या होती है, ई ए, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। ए वेक्टर है, यहाँ पर एरिया आएगा, और ए वेक्टर का मतलब क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। थीटा
ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एरिया है, ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि ई वेक्टर भी इधर ही है और ए वेक्टर भी इधर है, ठीक है। अब ए वेक्टर क्या था, क्षेत्रफल सदिश, यानी कि क्षेत्रफल के लंबवत होगा, तो डेफिनेटली हमारा क्षेत्रफल कैसा होगा, क्षेत्रफल हमारा इस टाइप से होगा, ठीक है, क्षेत्रफल हमारा इस टाइप से होगा, क्षेत्रफल हमारा इस टाइप से होगा, जिसके लंबवत जो है, लंबवत ए वेक्टर है, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री हमें पता है कि कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हमारा फाई क्या आ जाएगा, ई ए cos 0 डिग्री, यानी कि ई ए, ठीक है, फाई कितना आ जाएगा, ई ए, ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ई वेक्टर अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो ए वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ई वेक्टर अगर हमारा इस डायरेक्शन में है और ए वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी कि ए वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत, तो क्षेत्रफल हमारा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, देखिए क्षेत्रफल हमारा कुछ इस टाइप से होगा। सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल हमारा यूं रखा हुआ है, ठीक है, यूं रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर क्षेत्रफल सदिश है और इस डायरेक्शन में जो है ई वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल जो हो गया ये हो जाएगा 90 डिग्री। और हमें पता है कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू आएगी ई ए cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा ई ए इंटू में 0, यानी कि फाई यहाँ से आएगा 0 के इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या है, अगर हम ए वेक्टर को यहाँ कंसिडर करें, ए वेक्टर को यहाँ कंसिडर करें और यहाँ कंसिडर करें ई वेक्टर को, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और क्षेत्रफल हमारा कैसे होगा, क्षेत्रफल हमारा यूं होगा, ठीक है, यानी कि इसी की तरह क्षेत्रफल हमने कुछ इस टाइप से रखा है, उसके परपेंडिकुलर में ए वेक्टर है और यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फाई क्या हो जाएगा, ई ए cos 30 डिग्री, ठीक है, ई ए cos 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू ई ए और cos 30 की, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी √3/2, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 ई ए, ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाई, ठीक है। अब हमारे सामने एक धमाकेदार बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो फ्लक्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, ठीक है, बॉक्स रखा है। बॉक्स के लिए देखिए अभी हम आपके सामने बॉक्स लाएंगे और फिर हम इस एग्जांपल को करके देखेंगे, ठीक है। एक बॉक्स में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी 6 सरफेस है। 6 सरफेसेस में से हम सभी के लिए ए वेक्टर की और ई वेक्टर की डायरेक्शंस देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वहां पर फ्लक्स हम निकलने वाला है वहां से, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए अगर हम देखें, हमने देखा था 3D अगर शेप हो, हमने एक क्षेत्रफल सदिश में एक चीज देखी थी, अगर 3D शेप हो तो उसके लिए हमें जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा बाहर की तरफ लेना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बॉक्स हमने ले लिया है, ठीक है, इस बॉक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में तीनों तरफ ये वाली स्ट्रिप है कलरफुल वाला, ठीक है, ये वाला डिजाइन है, ठीक है, लेकिन एक साइड में ये वाला डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो हम इस साइड में एक्स जो डायरेक्शन है वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया। मान लीजिए ये बॉक्स ऐसे है, ठीक है, ये बॉक्स ऐसे है और एक्स डायरेक्शन में हमने इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम एक्स डायरेक्शन को आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं, ओके, एक्स डायरेक्शन यानी कि ई वेक्टर की डायरेक्शन अब इधर है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इस बॉक्स के कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। 6 फलकों के लिए अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें, देखिए मान लीजिए ये वाला क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो 3D शेप में बाहर के लिए लेना है तो बाहर की तरफ लेना है, तो इसके इस क्षेत्रफल के लिए बाहर की तरफ, इसके लिए भी 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 बाहर की तरफ और इसके लिए भी बाहर, यानी कि उधर वाली साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी ए वेक्टर तो हमने जो है सभी का आइडेंटिफाई कर लिया कि ए वेक्टर हमारे लिए कैसे होने वाला है, ठीक है। ई वेक्टर की डायरेक्शन तो आपकी तरफ रहेगी हमेशा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब इसको और इसके पीछे वाले दोनों फलकों को छोड़ते हैं, बाकी चारों फलकों की स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात देखिए,
ई वेक्टर आपका इस साइड में, यानी ई वेक्टर आपका हमेशा आपकी तरफ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ए वेक्टर ऊपर है, ऊपर ए वेक्टर है, ई वेक्टर इधर है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा। यानी इस ऊपर वाले फलक के लिए देखिए, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ई और ए के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वहां पर फ्लक्स कितना आता है, 0। यानी कि ऊपर वाले फलक के लिए तो कितना आ गया, फ्लक्स 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले के लिए देखते हैं। यहाँ पर ई वेक्टर आपकी तरफ है और ए वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच में थीटा एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो नीचे वाले के लिए भी जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई वेक्टर हमारा इस तरफ है, इस वाले फलक के लिए ए वेक्टर इस तरफ है, ए वेक्टर इस तरफ, ई वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसका देखें, फ्लक्स के लिए देखिए ए वेक्टर उस तरफ और ई वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आ गया, दैट मीन्स हमारे इसके लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा सिर्फ आगे वाला और पीछे वाला दो हमारे प्रश्न बचे हैं, ठीक है। एक तो ये आगे वाला और एक ये पीछे वाला, ठीक है। यानी इस साइड से अगर हम देखें, यानी कि ये आगे वाला और एक इसके पीछे वाला, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए बाहर की तरफ ए वेक्टर होगा और बाहर की तरफ ही ई वेक्टर होगा। तो इस फ्लक्स के लिए देखिए इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम 2, ठीक है। सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, ठीक है। तो सरफेस नंबर 1 के लिए अगर हम देखें सरफेस नंबर 1 के लिए φ1 क्या हो जाएगा, ई और ए, और इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 1 होता है, तो φ1 हमारा आ जाएगा ई ए, किसका, प्लस का, ठीक है। तो φ1 हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं इसके पीछे वाले पृष्ठ के लिए देखिए बाहर की तरफ होता है 3D शेप में ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इसका पीछे वाली साइड में होगा, ठीक है। पीछे वाली साइड में ए वेक्टर होगा और आगे वाली साइड में ई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस नंबर 2 के लिए कैसे बनेगा, ई वेक्टर तो प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा, ई वेक्टर तो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन ए वेक्टर इसका माइनस एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो φ2 क्या आएगा हमारे पास, ई ए कॉस 180 डिग्री, और हमें पता है कि cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई ए इंटू -1, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस ऑफ ई ए, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें, बाकी 4 सरफेसेस को अगर हम φ3, φ4, φ5 और φ6 नाम दें, तो ये सभी हो जाएंगे 0, क्योंकि ई और ए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो चारों के लिए कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, और एंगल अगर 90 डिग्री हो तो फाई की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो ये केस हमने सॉल्व कर लिया है, सारी की सारी फ्लक्स के लिए डायरेक्शंस हमने देख ली है। अब आपको फ्लक्स टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लक्स हमने इस वीडियो में अच्छे से कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाउस का नियम। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड करना आपको ये है कि बेसिकली वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।